मैनचेस्टर सिटी के बारे में अगर आपको ये बात करता है ना कि मैनचेस्टर सिटी जो है वो एक ऐसी क्लब है जहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया और तब उन्होंने एक टीम बिल्ड की और उनकी सक्सेस जो है वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात सही होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी के अलावा और भी बहुत सारे क्लब हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च उन्होंने किया है। जैसे रिसेंट एग्जांपल आपके पास चेल्सी की है, और चेल्सी ने तकरीबन 650 मिलियन के करीब इस ट्रांसफ़र विंडो में खर्च किया। लेकिन उन्होंने क्या क्या हासिल किया? पिछले 5 गेम लगातार वो हार चुके हैं और बिल्कुल वो कहीं पर भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आ रहा, कोई फिलोसफी कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मैनचेस्टर सिटी के बोर्ड को और मैनचेस्टर सिटी के जो कर्ता धर्ता हैं उनको आपको ये आपको उनको ज़रूर अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि भाई उन उन लोगों ने जो प्लान बनाया, उन लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट में वो कामयाब हुए और उन्हें पता था कि भाई हम अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें किस प्लेयर के ऊपर पैसा खर्च करना है और किस कोच को हमें साथ रखना है और इस टीम को जो है वो बड़ी टीम बनाना है। आप अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करते हो तो मैनचेस्टर सिटी पिछले ये छठा सीज़न है और ये पांचवी टाइटल ऐसा होगा कि जो वो मेरे ख्याल में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स लग रहे हैं जीतने में। तो मैं समझता हूँ कि मैनचेस्टर सिटी ने और पेप गार्डियोला ने प्रीमियर लीग को बिल्कुल एक ऐसी लीग बना दिया जिसको हम फार्मर्स लीग कह सकते हैं। आप देखेंगे वैसे अगर हम मैनचेस्टर सिटी को हटा दें, इस टेबल से ही हटा दें अगर, तो आप देखें तो बड़ी competitive लीग नज़र आती है और आपको समझ नहीं आती है। टॉप 6 टॉप 8 टीम्स इतनी तगड़ी टीम्स हैं कि एक दूसरे के अगेंस्ट जब मैच खेलने के लिए आती हैं तो अ, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या रिजल्ट होगा, कौन सी टीम फेवरेट है, कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन जब आप इसी टेबल में मैनचेस्टर सिटी को डालते हैं तो ये टीम फार्मर्स ये लीग फार्मर्स लीग लगने लग जाती है, क्योंकि जिस तरह से मैनचेस्टर सिटी और पेप गार्डियोला ने इस लीग को डोमिनेट किया है और करते ही चले आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगले जब तक पेप गार्डियोला इनके कोच रहेंगे, इनके मैनेजर रहेंगे, तो मेरे ख्याल में तब तक ये टेबल को टॉप करते ही चले जाएंगे। आप मतलब देखें तो इनके क्लब की एक आइडियोलॉजी है, इनके क्लब की एक फिलॉसफी है, इनके क्लब का मैनेजर है वो मेरे ख्याल में पेप गार्डियोला इस वक्त दुनिया का दुनिया का सबसे बेस्ट कोच है इस टाइम पर। और उसको पता है कि उसने अपने प्लेयर्स को किस तरह मोटिवेट करना है, किस तरह से मोटिवेट रखना है। ये आसान नहीं है कि हर सीज़न में आप आओ और हर सीज़न में आकर आप डोमिनेट करो और अपने प्लेयर्स को मोटिवेट भी रखो। और आपके प्लेयर्स कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, जो जाते हैं उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आते हैं वो हर बार इम्प्रूव ही करे जाते हैं अपने आप को। मतलब उनकी इम्प्रूवमेंट आप देखें, हालैंड जब आया कितना इम्प्रूव प्लेयर है। डी ब्रूने जो कि कभी चेल्सी में खेलता होता था, तो वो फिर वापस जर्मनी चला गया, जर्मनी से उसको यहाँ पर साइन करके लेकर आया और इस टाइम पे डी ब्रूने मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बेस्ट मिडफील्डर है। आप जो भी कहो, मतलब मेरे मेरे नज़दीक मैंने, क्योंकि मैं बार्सिलोना फ़ैन हूँ और मैंने इनिएस्टा को खेलते हुए देखा है, तो मुझे इनिएस्टा के बाद अगर कोई मिडफील्डर और कंप्लीट मिडफील्डर कोई नज़र आता है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो डी ब्रूने की जो गोल स्कोरिंग एबिलिटी है वो इनिएस्टा से भी बेहतर है। तो डी ब्रूने एक बेहतरीन प्लेयर है। उसके साथ आप हालैंड को देखें कि कितना इम्प्रूव किया उस बंदे ने। हालैंड के कल 2 असिस्ट थे और अभी तो 2-3 चांसेस उसने बहुत ज़्यादा मिस किए हैं, वरना मेरे ख्याल में तो हैट्रिक तो आराम से स्कोर कर सकता था। तो आप डियास की बात करें, आप अकांजी की बात करें, आप रॉदरी की बात करें, और ग्रिलिश जो कि लास्ट ईयर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मीम्स बन रही थी कि एक फ्लॉप प्लेयर है, और आज वो देखें कि वो इस वक्त मैन सिटी का टॉप प्लेयर है। और उसके बाद बर्नार्डो सिल्वा है, महारेज कितना इम्प्रूव्ड प्लेयर है। तो ये इस चीज़ का सेहरा जो है वो पेप गार्डियोला को जाता है। और पेप गार्डियोला ने जो इस टीम के साथ कर दिया है और जो इस लीग के साथ कर दिया है, मैं समझता हूँ कि शायद पेप गार्डियोला गोट मैनेजर जो है आप उसको कह सकते हैं कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजर्स में से एक मैनेजर्स है। ठीक है, वो फिलॉसफी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जॉन क्राइफ की फ़िलॉसफी लेकर आया, लेकिन आप ने ये भी नोट किया होगा कि पेप गार्डियोला कभी भी
अपनी गेम, अगर आप बार्सिलोना के साथ उसको कंपेयर करें कि बार्सिलोना का एरा जो उसका था और आज की मैन सिटी का, तो दोनों टीम्स में कंपैरिजन बनता ही नहीं है। दोनों टीम्स का प्लेइंग स्टाइल टोटली डिफरेंट है और आपको लगेगा ही नहीं कि दोनों टीम्स को जो कोच है वो पेप गार्डियोला कर रहे हैं। क्योंकि पेप गार्डियोला ने अपने आप को इम्प्रूव किया और वो अपनी टीम को रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस हिसाब से चेंज करते रहते हैं और फिलोसफी में भी चेंजेस आती रहती हैं। पोजेशन बेस्ड टिकी टका जो जिसके हम हमेशा से हम जिसके बारे में सोचते हैं कि पेप गार्डियोला की ये एक फ़िलॉसफी है, वो इस तरह से फ़ुटबॉल को खिलाते हैं। लेकिन अगर आप सिटी के साथ बात करें तो सिटी के साथ टोटली एक डिफरेंट गेम सिनेरियो वो उन्होंने बनाया। तो मैं समझता हूँ कि इस बार इनके बारे में अगर ये कहा जाता है मैन सिटी के बारे में जी ये सिर्फ पैसे की वजह से यहाँ तक पहुँची है, तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उन लोगों की मेहनत है इसके पीछे और उन लोगों का प्रॉपरली प्लान्ड उनका जो था वो कामयाब हुआ और वो इस टाइम पर प्रीमियर लीग को डोमिनेट कर रहे हैं। और मोस्ट प्रॉबली इस बार लगता तो यही है कि यूसीएल में भी उनके उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के लिए। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन कल के मैच के बारे में अगर हम बात करें तो ये मैच मैन वर्सेस बॉयज़ का मैच था। पेप गार्डियोला भी मैन और आर्टेटा को भी अगर हम कहें तो वो बॉय मैनेजर है। अगर मैन वर्सेस बॉय की बात कहें तो एक तो प्लेयर्स मैन वर्सेस बॉयज़ थे और कोचिंग की भी अगर आप बात करें तो कल पेप गार्डियोला ने बताया कि भाई उस्ताद जो है वो उस्ताद ही होता है। और पेप गार्डियोला की टीम ने कल किस तरह से टीम डोमिनेट किया। आर्सेनल बिखरी हुई नज़र आई, आर्सेनल को कुछ समझ ही नहीं आया कि आर्सेनल ने करना क्या है। पहले 4-5-6 मिनट आर्सेनल जो है वो आर्सेनल ने थोड़ा सा प्रेस किया, उसके बाद आर्सेनल थोड़ा पीछे हो गई और गोल कंसीड करने के बाद आर्सेनल को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आर्सेनल ने किस तरह से गेम प्लान रखना है, किस तरह से गेम को चलाना है आगे। और आर्सेनल बिल्कुल बिखरी हुई नज़र आई और सिट बैक किया, उन्होंने काउंटर पे खेलने की कोशिश की जिसमें भी उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। और मैं समझता हूँ कि जो स्कोर लाइन है वो शायद इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती थी और मैन सिटी जो है वो तकरीबन 6-7 गोल कर सकते थे अगर हालैंड अपनी हैट्रिक मुकम्मल कर लेता। कल 2 असिस्ट किए हालैंड ने। और अब बाकी अगर हम आर्सेनल के प्लेयर्स की बात करें तो भाई कल ऑडीगार्ड भी कहीं नज़र नहीं आया। सलीबा का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ आर्सेनल को। सलीबा के जाने के बाद से आर्सेनल की मिडफील्ड जो डिफेंस और मिडफील्ड के दरमियान जो जहाँ से अच्छी बॉलें बनती थी वो बॉल्स बनना बंद हो गई। और उसके बाद जाका कहीं पे भी नज़र नहीं आया मिडफील्ड के अंदर। तो मैं यही कहूँगा कि ये हम आर्सेनल को भी इस तरह ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आर्सेनल देखें फर्स्ट मैच से लेके 33rd मैच तक वो टॉप पर ही रहे। अब जब वो टॉप पर रहे हैं तो वहाँ पर उनके पास मौका ऐसा था कि अगर वो जब जनवरी के अंदर मैच हुआ था इन्हीं दोनों टीम के दरमियान तो कहा जा रहा था कि जी ये जो 6 पॉइंट का डिफरेंस होगा मैन सिटी और आर्सेनल के दरमियान यही लीग डिसाइड करेगा। क्योंकि इन दोनों के दरमियान ही वो लीग चल रही थी, ये दोनों ही टॉप 2 पर थी। और वही हुआ कि 6 पॉइंट मैन सिटी ने जो है वो आर्सेनल के अगेंस्ट हासिल किए। लेकिन आर्सेनल के पास दूसरे मौके भी मिले उन्हें, जैसे कि लिवरपूल के अगेंस्ट और पिछली जो 2 गेम्स वहाँ पर उन्होंने ड्रॉ की। तो जब आप इस तरह से पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आर्सेनल आप देखें कि कितना डिफरेंस है मैन सिटी में और आर्सेनल में, दोनों के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैन सिटी किसी और लेवल की टीम नज़र आई और आर्सेनल एक मीडियोकर लेवल की टीम नज़र आई। और लेकिन फिर भी आर्सेनल की टीम टॉप कर रही है टेबल पे। तो जिस तरह मैंने पहले बात की कि मैनचेस्टर सिटी ने इस लीग को फार्मर लीग बना दिया है क्योंकि इतना फ़र्क दोनों टीम्स में कल दिखा और इतना फ़र्क है दोनों टीम्स में। और आर्सेनल अभी पूरे प्रीमियर लीग को ऑलमोस्ट पूरे प्रीमियर लीग को वो लोग डोमिनेट करते हुए आए हैं। और आर्सेनल के पास ये एक बहुत सुनहरी मौका था इस बार जीतने का लीग, क्योंकि अगले सीज़न में हो सकता है कि लिवरपूल फिर से वापस आ जाए, हो सकता है चेल्सी अच्छा करना शुरू हो जाए, हो सकता है मैन यूनाइटेड अच्छा करना शुरू हो जाए। तो फिर उसके बाद आर्सेनल कहाँ पे स्टैंड करेगा, टॉप 4 के लिए स्टैंड करेगा या टाइटल के लिए स्टैंड करेगा, ये देखना ये अगले सीज़न में ही पता लगेगा।
तो मैनचेस्टर सिटी मेरे ख्याल में इस बार फिर लीग जीत जाएगी, और मुझे तो लगता है कि यूसीएल में भी उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। तो बाकी अगर आर्सेनल की बात करें तो आर्सेनल ने ये खुद से मौका खो दिया। अगर कल का मैच भी वो अगर बराबर भी खेल जाते तो शायद कहीं ना कहीं मौका उनके पास होता। अभी भी काफ़ी मैचेस बाकी हैं और आर्सेनल के फिक्चर्स जो थोड़े ज़्यादा तगड़े फिक्चर्स हैं, तो मैं यही कहूँगा कि 70-30 जो है वो चांसेस हैं मैनचेस्टर सिटी के फिर से लीग टाइटल जीतने के लिए। और आर्सेनल मेरे ख्याल से ओवर अचीविंग टीम है। इस सीज़न में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उन्हें कि वो इस लेवल की फ़ुटबॉल खेलेंगे और इतने पॉइंट्स वो टेबल पर लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो आई मीन मेरे ख्याल में अगर वो सेकंड पोजीशन पर भी आते हैं तो मेरे ख्याल में उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन फिर वही बात है कि वो ट्रॉफी लेस जाएंगी इस सीज़न भी, और वहाँ पे प्रीमियर लीग का टाइटल जीतना तकरीबन 20 साल के बाद एक बहुत बड़ा मौका उन्हें मिला था। बेशक सिटी से मैचेस हार गए वो, और लेकिन उसके अलावा जो उनके पास चांसेस थे वो उनको नहीं गंवाने चाहिए थे। तो देखते हैं अभी क्या बनता है इसमें। सेकेंडली हम बात करेंगे बार्सिलोना के बारे में कि कल बार्सिलोना का जो मैच था उन्होंने बहुत ही वोल्कानो के अगेंस्ट बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दी। और मुझे तो समझ में नहीं आया कि बार्सिलोना आई मीन क्या फ़िलासफ़ी है बार्सिलोना की, ये क्या फ़िलासफ़ी है चावी की। अब चावी के ऊपर भी उंगलियां उठनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि चावी देखें एक बहुत इंटेलिजेंट किस्म का प्लेयर रह चुका है अपने ज़माने में, और उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी थी बार्सिलोना फैंस की। और जब आप बात करते हैं कि वो पेप गार्डियोला को के अंडर था और जिस तरह से अल-साद को उसने चलाया, अल-साद के साथ जब वो कतर के में कोचिंग कर रहा था तो वहाँ पे उनकी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अब ये कहना कि जी चावी के पास उसकी रिक्वायरमेंट के प्लेयर्स नहीं हैं, तो मैं कहीं ना कहीं इसे डिसएग्री करूँगा, क्योंकि इस सीज़न में चावी ने अपनी मर्ज़ी की साइनिंग्स की थी। रफीनिया को चावी लेकर आया था, ठीक है, उसके बाद लेवेंडोस्की को चाबी लेकर आया, और फेरन टोरेस वगैरह इस तरह के जो प्लेयर्स आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चाबी के अपने लाए हुए प्लेयर्स हैं। अगर आप उनसे परफॉर्मेंस नहीं निकलवा पा रहे और आप उन्हें इम्प्रूव नहीं कर पा रहे तो ये चाबी को ही आपको ब्लेम करना पड़ेगा। मतलब कल के मैच में कोई गेम प्लान नज़र नहीं आया। लॉन्ग बॉल्स पर बहुत ज़्यादा बार्सिलोना जो है वो आजकल खेल रही है, और लॉन्ग बॉल्स भी जो है वो मतलब सिर्फ हर कोई जो है मिड से हर कोई रफीनिया को लॉन्ग बॉल खिला रहा है। रफीनिया को बहुत ज़्यादा प्रेशर में लाया गया, और रफीनिया आई एम सॉरी टू से लेकिन उसमें वो क्वालिटी बार्सिलोना वो विंगर वाली क्वालिटी वो नज़र नहीं आई। ठीक है, डेम्बले जो है वो इंजर्ड है, लेकिन डेम्बले ने भी पिछले 5-6 सीज़न में कोई ऐसा कारनामा नहीं किया कि जिससे हम उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या होप्स लगा कर रखें। उसके बाद लॉन्ग बॉल्स इतने ज़्यादा थे, क्रॉसेस ऐसी बार्सिलोना ने की जो कि मतलब क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ना वहाँ पर अंदर कोई प्लेयर है, प्लेयर के सर पे बॉल आ रहा है ना कुछ। मतलब क्रॉसेस भी हवा में जा रही हैं, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा, और कोई चांस क्रिएशन मिडफील्ड की तरफ से नहीं हो रही बिल्कुल भी। और मिडफील्ड जो है वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल डेड किस्म की मिडफील्ड थी, कोई चांस क्रिएशन नहीं है। और आप इस वक्त ज़्यादा रिलाय कर रहे हो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर कि जी को लेवेंडोस्की कोई ऐसा मिरेकल कर देगा गेम में, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस दे देगा कि आपको मतलब मैच जिता देगा। लेकिन आप कब तक किस तरह से रिलाय करोगे? आपने 12 मैचेस ऐसे जीते हैं जो 1-0 से जीते हैं, 12 मैचेस, तो 36 पॉइंट्स तो आपने इस तरह से लिए हैं। ये आपको उस वक्त ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार चलो 1-0 से हम जीत गए हैं और आप टाइटल जीतने के बहुत ज़्यादा पास हो। लेकिन अगर इसमें 3-4 गेम्स या 2-3 गेम्स भी ऐसी होती कि ड्रॉ हो जाती, 1-1 हो जाती, तो आप क्या करते फिर? तो उसमें फिर आप मतलब टाइटल रेस ओपन रहती, और टाइटल रेस में मैच रियल मैड्रिड जो है वो बनी रहती। तो आप हर साल इस तरह से नहीं कर सकते। मैं ये बात भी मानता हूँ कि बार्सिलोना इस सीज़न में ओवर अचीव्ड है। बार्सिलोना इस बार ला लीगा का टाइटल जीत रही है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी ज़रूर है चावी के लिए। लेकिन इस तरह से अगले सीज़न में आप दोबारा वापस आओगे तो मैं नहीं समझता कि आप ला लीगा जीत सकोगे। हर साल ऐसे नहीं हो सकेगा। और दूसरी चीज़, रियल मैड्रिड भी अपने स्क्वाड को रिइंफोर्स करेगी और उस स्क्वाड में बेहतरी लाने की कोशिश करेगी। तो
और मैं नहीं समझता कि अगले सीज़न में बहुत आसानी होने वाली है। कुंदे की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी रही और मुझे कुंदे जो ऑनेस्टली जो बात है, कोई भी कुंदे को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं हमेशा से उसको पॉइंट आउट करूँ कि कुंदे ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स किए थ्रू आउट द सीज़न। या तो उसको उसकी पोजीशन पे नहीं खिलाया जा रहा, और उसके पासिस बहुत ज़्यादा ख़राब पासिस हैं, और उसकी क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा पुअर क्रॉसिंग है। राइट बैक का वो मटेरियल नहीं है, या तो उसको उसकी ही जगह पर खिलाना पड़ेगा, तो फिर जाकर शायद उससे कुछ परफॉर्मेंसेस निकाली जाएं। लेकिन चाबी को और बार्सिलोना बोर्ड को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत सारी एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे, तो तब जाके शायद ये टीम अगले सीज़न में किसी कंपटीशन में मुझे compete करती हुई नज़र आए। अदरवाइज़ जो सिचुएशन है और जिस तरह बार्सिलोना खेल रही है, एक जो आइडेंटिटी थी बार्सिलोना की, फुटबॉल की एक खूबसूरती थी, वो बार्सिलोना खो चुकी है। और लीग टाइटल तो मैं अभी भी समझता हूँ, क्योंकि 11 पॉइंट की लीड अभी भी है, और टाइटल ला लीगा जो टाइटल है वो बार्सिलोना जीत जाएगी। लेकिन आई एम सॉरी टू से चावी को बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा।